नमस्ते बच्चों, मैं एकता बत्रा। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हई गांव में हुआ था। उनका बचपन अभावों में बीता था और शिक्षा भी बीए तक ही हो पाई थी। प्रेमचंद एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार लेखक रहे हैं। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर, जो 8 भागों में संकलित हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, अर्थात आज़ादी में किस प्रकार से हमें आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से भारतीयों को आज़ादी प्राप्त हुई और उस आज़ादी प्राप्त करने के प्रयत्नों का उन्होंने इस कहानी के साथ संबंध जोड़ा है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहिनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलैल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप सा छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब इस गद्यांश में मुंशी प्रेमचंद ने एक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए बताया है कि किस प्रकार गधा जो है वो जानवरों में सबसे मूर्ख समझा जाता है, लेकिन वास्तव में उसे मूर्ख नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये उसके सद्गुण हैं, ये उसकी सहिष्णुता है जिसे हम नकार देते हैं, जिसे हम सभी छोड़ देते हैं। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। अब लेखक जो हैं वो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीयों की स्थिति जो है वो विदेशों में क्या है, भारतीयों को किस प्रकार से नासमझ समझा जाता है विदेशों में। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। यहाँ भारतीयों की दशा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब आज़ादी के आंदोलन के समय किस प्रकार से भारतीयों की दुर्दशा को दर्शाया गया है, तो लेखक ने यहाँ पर उसी दुर्दशा का वर्णन किया है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक भाषा में वे बताना चाह रहे हैं कि भारतीयों को विदेशों में किस प्रकार नासमझ समझा जाता है, किस प्रकार उनके साथ अलगाव का व्यवहार किया जाता है। आगे देखिए। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। अब लेखक जो हैं यहाँ पर बैल का वर्णन कर रहे हैं, वो बैल के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पाठ है वो दो बैलों की कथा बैल पर आधारित है।
झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। यहाँ बैलों की जाति का वर्णन किया गया है पछाई। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। मतलब यहाँ दोनों ही बैल जो है हीरा और मोती, जिनका मालिक का नाम था झुरी, दोनों की जाति पछाई जाती थी। दोनों ही आपस में, दोनों बैलों की आपस में गहरी मित्रता थी। वो दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे से बिना कही बात भी समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि उन दोनों जंतुओं में, उन दोनों जानवरों में, बैलों में ऐसी कोई शक्ति जरूर रही है जिससे कि मनुष्य वंचित है। अर्थात यहाँ पर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए बताया है कि किस प्रकार से जैसे मनुष्यों में ईर्ष्या की भावना देखी जा सकती है, आपस में मित्र होने के बावजूद भी लोगों में ईर्ष्या की भावना देखी जाती है, लेकिन वो जो दो बैल थे उनके अंदर केवल प्रेम की भावना थी, मित्रता की भावना थी। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद यानी प्रेम, खेल कूद, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अब यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अब एक समय क्या हुआ कि झूरी को अपने ससुराल में उन दोनों बैलों को भेजना पड़ा, लेकिन दोनों बैल ये समझ रहे थे कि झूरी मालिक ने उन्हें बेच दिया। कौन जाने पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अब झूरी का जो साला है झूरी का साला जो गया है वो दोनों को पकड़कर अपने गांव ले जा रहा था, लेकिन दोनों ने ही जाने में आनाकानी करी, दोनों ने ही उसे परेशान कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि झूरी ने उसे बेच दिया है और वो गया जो है उन्हें अपने घर ले जा रहा है, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। यहाँ बैलों के माध्यम से लेखक कह रहे हैं कि उनके अंदर जो अपने मालिक के प्रति प्रेम की भावना थी वे उससे ही दर्शा रहे थे। वे कहना चाह रहे थे कि अगर उनमें जबान होती तो वे पूछते कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया है कि तुम हमें बेच रहे हो। अगर इतनी मेहनत से ना काम चलता तो काम और ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब शाम हो गई थी। झूरी का साला गया जो है वो उसे अपने गांव तक ले गया था। दिन भर से थके हुए शाम को वो पहुंचे, लेकिन जब उन्हें नांद में खाने के लिए दिया गया तो दोनों में से ही कोई भी खाने को तैयार नहीं था। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। वे यहाँ पर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों मतलब कोने, आंखों के इशारों से देखना, आंखों के बिल्कुल कोने तक ले जाकर देखना, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। सोता पड़ गया अर्थात गांव में जब सभी सो गए। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा।
पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। क्योंकि वे आज़ादी चाहते थे, वे वहां से भाग जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वो पगहे को तोड़ने में लगा दी। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झुर्री, जो कि उनका मालिक रह चुका है, जब वे सोकर उठा तो सुबह उसने देखा कि दोनों बैल जो हैं उसके साले के घर से वापस आकर उसके पास खड़े हैं। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। सभी जो हैं मालिक और बैलों का प्रेम देखकर खुश हो गए थे, सब आनंद से भर गए थे। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा गाँव के बच्चे दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, अर्थात उन्हें जो है पुरस्कृत करने के लिए, उनके खाने के लिए उन्होंने सब इंतजाम किए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। तो अपनी तरफ से हर कोई जो है बैलों की प्रशंसा करने लगा। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। क्योंकि झुर्री के भाई के घर से वे भागकर आ गए थे, तो झुर्री की पत्नी के भाई के घर से वे भागकर आ गए थे, तो झुर्री की पत्नी को ये जो है अच्छा नहीं लगा। झुर्री अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब झुर्री जो है अपने बैलों की तरफ से ही बोलने लगा कि उन्हें वहाँ पर खाने पीने को नहीं मिला होगा, इसलिए वे वहाँ से भाग खड़े हुए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झुर्री ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। अब वो कह रही है कि यदि इन्हें खाना दिया जाता है तो वे इनसे काम भी लेते हैं, लेकिन तुम तो इन्हें केवल खाना ही देते हो, इनसे काम नहीं लेते, इसलिए ये कामचोर हो गए हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा कर दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झुर्री ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया और बैलों को फिर ले चला। अब झुर्री का जो साला है गया, वो बैलों को लेने के लिए अगले दिन फिर से आ गया। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब वो उन्हें गाड़ी में जोतकर अपने गांव ले जाने चला। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वे ज्यादा सहनशील था। यहाँ हीरा के स्वभाव का वर्णन किया गया है कि हीरा जो है वो सहनशील स्वभाव का है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी, लेकिन हीरा और मोती को खाने के लिए केवल सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुर्री उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसके टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर मिला सूखा भूसा। अब वो कह रहे हैं कि जो सम्मान, जो प्रेम उन्हें झुर्री के घर पर मिला, वो गया के घर पर नहीं मिला। उससे ज़्यादा भी था कि मार खाने के बावजूद भी उन्हें खाने में केवल भूसा ही दिया गया। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा।
हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। मोती जो था उसे बहुत जल्दी ही गुस्सा आ जाता था। वो क्रोधित स्वभाव का था। इसलिए जैसे ही जब निर्दयी यहाँ पर आया है झुरी के साले गया के लिए, कि गया ने जैसे ही हीरा को मारने के लिए डंडा उठाया और जब उसके ऊपर डंडे बरसाए तो मोती, उसे दिख रहा था कि उसके मित्र को इस तरह से मारा जा रहा है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से से भाग गया। गुस्से से अपना लेकर उसको हल को और भाग चला। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मतलब उस समय पर गया ने उन्हें मारा नहीं, वरना मोती भी गुस्से से बेकाबू हो जाता और वापस पलटवार करता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने उसकी भूख तो क्या शांत की, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। अब जब वो लड़की छोटी सी आई और उसने उन दोनों बैलों को एक एक रोटी दी तो हीरा और मोती को लगा कि यहाँ पर भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों में से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब लड़की जो थी वो भैरों की थी, उसकी सौतेली माँ से उसे प्रेम नहीं प्राप्त हुआ था। सौतेली माँ जो थी उस पर अत्याचार करती थी, तो उससे भी ऐसा लगता था कि जो अत्याचार उस पर उसकी माँ द्वारा किए जाते हैं वैसे ही अत्याचार जो हैं हीरा और मोती पर किए जाते हैं, तो उसके साथ उससे आत्मीयता सी हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह भरा हुआ था गया के प्रति, क्योंकि वे गया को सबक सिखाना चाहते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। अब मोती जो है वो लड़की की माँ को फेंकने के लिए कह रहा था, लड़की की माँ को मारने के लिए कह रहा था, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। अब हीरा जो है वो अपने बैलों का धर्म जो है वो से बात बात पर मोती को सिखाता है। जैसे पहले उसने कहा था कि किसी को मारना जो है वो हमारी जाति का धर्म नहीं है, अब वो कह रहा है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। तो ये एक प्रश्न है कि नीति विषयक मूल्य कौन कौन से हैं, तो यही नीति विषयक मूल्य हैं जिनके द्वारा जो है हीरा मोती को समझाने का प्रयास करता है। आगे और भी आएंगे। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, मैं यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ। अब वो लड़की जो रात को रोटी खिलाने आती थी, जब उसने देखा कि ये अपने आप ही रस्सियाँ जो हैं खोलकर भागना चाहते हैं, तो लेकिन उनसे यह संभव नहीं है, तो उसने कहा कि मैं चुपचाप रस्सियों को खोल देती हूँ, चुपके से यहाँ से भाग जाओ। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए।
उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन यह कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों बैलों को खोल तो दिया, लेकिन उसके पश्चात उसने बाद में वो चिल्लाने लगी ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि बैलों को भगाने में उसी का हाथ था। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। अब रात के अंधेरे में दोनों गया के घर से तो छूट गए, लेकिन जैसे भाग रहे थे तेजी से, तो वे रास्ता भटक गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। अब दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब मटर के खेत में दोनों जा खड़े हो गए। उन्हें भूख भी लग रही थी तो वे मटर ही खाने लगे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अब दोनों ही बहुत प्रसन्न थे कि वे कैद से छूट गए हैं। आज़ादी सबको प्रिय होती है। उसी आज़ादी को प्राप्त करके वे दोनों बैल ही खुश हो गए। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब दोनों ही जो है आपस में प्रेम भी कर रहे थे और खेल खेल में झगड़ा भी कर रहे थे, तो अपनी प्रेम भावना को प्रकट करने का एक ही उनका माध्यम था। अरे यह क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगलें झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। अब दोनों डर गए। एक थोड़ी देर के लिए तो दोनों को डर लगा कि सांड आ रहा है, वो भी इनसे ज्यादा बलशाली है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है। अब हीरा जो है वो फिर बता रहा है कि भागना जो है वो कायरता है, कि अपने धर्म के बारे में मोती को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार भागना जो है वो कायरता है। तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 तो 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। अब दोनों ने ही सलाह करके उसको एक साथ मारने का निश्चय किया। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। एक शत्रु अर्थात सांड जो है वो हमेशा अपने ही साथ एक सांड से ही लड़ता है, लेकिन दोनों बैलों को देखकर वो भी उसे पता नहीं था कि इन दोनों के साथ किस प्रकार से लड़ा जाए। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों ही उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। अब दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बलशाली सांड को हरा दिया था। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। हाँ जी, देखिए इसमें भी हीरा जो है वो मोती को फिर समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि हारे हुए शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए, ये भी धर्म के खिलाफ है।
यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, क्योंकि दोनों की गहरी मित्रता है, दोनों को अंदर प्रेम बहुत है। वो कह रहे थे कि अगर मरेंगे तो एक साथ, फंसेंगे तो एक साथ, मार खाएंगे तो एक साथ, और अगर आज़ादी का जश्न मनाएंगे तो भी एक ही साथ। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। अब कांजी होश में बंद कर दिया गया तो कांजी होश में उनके साथ क्या हुआ वो पढ़ेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। अब कांजी होश एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता था। वहाँ पर प्रतिदिन हाजिरी भी ली जाती थी कि कहीं वहाँ से कोई पशु जो है वो भाग न जाए। तो वहाँ तरह तरह के पशुओं को एक साथ रखा जाता था, जिसमें वो बता रहे हैं कि भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े थे, गधे थे, लेकिन सभी ऐसे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, क्योंकि खाने के लिए किसी को कुछ भी ढंग का नहीं मिलता था। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते थे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न देता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती मतलब उनसे भूख क्या मिटती उनकी। रात को भी जब भोजन कुछ न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़ी की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चीपड़ निकल आया। दीवार जो कि कच्ची थी, और कच्ची दीवार के बाद जैसे ही उसने जोर से मजबूती से सींग मारा तो दीवार का एक हिस्सा जो है वो उखड़ना शुरू हो गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। जैसे ही उसने देखा कि मिट्टी का एक चिपड़ा उतर गया है तो उसने धीरे धीरे उसी जगह पर सींग मारना शुरू कर दिया, और वहीं पर है वो अपने काम को आगे बढ़ाता रहा। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। जैसे कि मैंने बताया था कि कांजी होश में प्रतिदिन हाजिरी ली जाती थी कि कहीं वहां से कोई जानवर जो है वो भागकर न चला जाए। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे उसे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। कि जिस प्रकार से हीरा ने दीवार को तोड़ने का प्रयत्न किया था वो चौकीदार ने समझ लिया, तो उसने हीरा को बहुत मारा। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। अब हीरा जो है वो अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं चाहे कितनी भी विपदा आए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती उसे कह रहा है कि ये सब जो काम तुम कर रहे हो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो हीरा कहता है कि कुछ परवाह नहीं है, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती और हीरा दोनों ही जोर लगाने के लिए तैयार हो गए। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। अब वो ऐसा जोर लगा रहा था कि उसके सामने जो है कोई दुश्मन खड़ा है और उसे मार गिराना है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार भी गिर पड़ी। अब दोनों के ही प्रयत्नों से क्या हुआ कि दीवार जो है वो गिर गई।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही जो मुर्दों की तरह वहां पर जानवर बंधे पड़े थे वो सभी एकदम खड़े हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों ही खड़े थे। जैसे कि पाठ की शुरुआत में ही बताया गया था गधों की विशेषता कि गधे जो है उसे मूर्ख समझा जाता है, तो यहाँ पर भी लेखक जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि वो उसका सादापन कह सकते हैं या उसकी मूर्खता कह सकते हैं कि जब सारे जानवर दीवार टूटने पर भाग गए थे लेकिन गधे जो हैं वो वैसे के वैसे ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। गधे कहते हैं, नहीं, हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक सोच रहे थे, भागो या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब मोती जो है वो कह रहा था, हीरा जो है वो कह रहा था मोती को कि तुम चले जाओ लेकिन मुझे यहीं रहने दो। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिन एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। अब दोनों ही लेखक जो है इस पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर हीरा और मोती की मित्रता का प्रदर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि दोनों में आपसी प्रेम कितना था कि दोनों चाहे एक दूसरे के लिए मार खाने के लिए तैयार थे, बंधन में पड़े रहने के लिए तैयार थे, पर एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार नहीं थे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। अब प्रेमचंद बता रहे हैं कि सुबह होते ही जैसे ही वहाँ के मालिकों ने देखा कि वहाँ पे सभी पशु जो हैं वो भाग गए हैं तो वे सभी आपस में बेचैन हो गए। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले कर उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। अब दोनों की नीलामी हो रही थी। दोनों ही जो है कांजी और उसके मालिक जो हैं वो दोनों बैलों को बेचना चाह रहे थे, उन दोनों की नीलामी कर रहे थे, लेकिन लोग जो हैं उनकी मरियल सी हालत को देखते और फिर वहाँ से चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूले में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब दोनों ही एक दूसरे को देखकर विचार कर रहे थे कि ये दड़ियल आदमी जो है हमें किस तरीके से परख रहा है, ये हमें क्यों खरीदना चाहता है और हमसे क्या काम करवाएगा। हीरा ने कहा, गया कि घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हम उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। लड़की, उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जिसने गया के घर से उन्हें भागने में मदद की थी। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे ख्याहार में चरता नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था
कितना सुखी जीवन था। अब जैसे जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो वो और जानवरों को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें आज़ादी मिली हुई थी। पाठ में बताया गया है ना कि सभी को आज़ादी जो है वो कितनी प्रिय है, लेकिन बैलों की व्यथा, बैलों की दुर्दशा बताई जा रही है कि जब उन्हें आज़ादी प्राप्त होती है तो वे खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी के अधीन रहकर काम करना पड़ता है तो वे अपने आप को दुखी मानने लगते हैं। वे किस प्रकार उनका जीवन बीतता है उसका वर्णन किया गया है। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को मालूम ऐसा हुआ कि यह परिचित रहा है। अब जैसे ही दड़ियल आदमी उन्हें लेकर जा रहा था तो उन्हें लग रहा था कि ये जाना पहचाना सा रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर बगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। अब दोनों को जैसे ही अपना जाना पहचाना रास्ता नजर आने लगा, दोनों में शक्ति वापस आ गई, दोनों के अंदर बल आ गया। दोनों ने ही सोचा कि दड़ियल आदमी को मार गिराकर अपने वापस मालिक के पास भाग जाएंगे। मालिक कौन सा? झुरी, क्योंकि वे झुरी से प्रेम करते थे तो उन्हें अपना पुराना गाँव रास्ता नजर आ रहा था, वहाँ से वे भाग जाना चाहते थे। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम लोग आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। अब झुरी भी अपने बैलों को देखकर खुश हो गया। बैल भी अपने मालिक को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। तो इतने में दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झुरी ने कहा, मेरे बैल हैं। दड़ियल, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए जाता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराई लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़े ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। मतलब दोनों ही बैलों ने जैसे अपने मालिक अपना गांव देखा तो कितनी शक्ति उनके अंदर आ गई कि उन्होंने दड़ियल को जो है वो भगा दिया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम उसे गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। मोती, क्योंकि अब उसने दड़ियल को भगा दिया था तो वो अपनी शक्ति पर एक तरह से गर्व कर रहा था। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों को खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो देखा आप सबने कि किस प्रकार से दोनों बैलों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद लेखक जो हैं उन्होंने यहाँ पर आज़ादी का वर्णन किया है कि आज़ादी मिलने पर सभी बैल जो हैं, वो सभी बैल जो हैं, सभी व्यक्ति जो हैं या सभी जानवर जो हैं, इस बैलों के माध्यम से बताया है कि सभी लोग जो हैं कितने प्रसन्न हो जाते हैं। सभी को आज़ादी इतनी प्रिय है। और यहाँ पर ये भी बताया है कि किस प्रकार से दोनों बैल जो हैं उनके अंदर आपसी मित्रता की भावना जो है वो की प्रकट की गई है कि आपसी प्रेम है। केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी आपसी प्रेम की भावना होती है। बल्कि यहाँ पर तो लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि पशुओं में जो मित्रता की भावना देखने को मिलती है शायद वो वर्तमान समय में मनुष्यों में भी देखने को नहीं मिलती। जो वफादारी की भावना जो है पशुओं में है, जो प्रेम की भावना पशुओं में है, वो मनुष्यों से भी अब नहीं रही है, मनुष्यों में भी देखने को नहीं मिलती। मनुष्य भी उससे वंचित है। धन्यवाद।